जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनवर हुसैन, अ ग्रेट बॉलीवुड सिंगर। अच्छा जी, ये एक रिकमेंडेड वीडियो जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे बात हो रही है अनवर हुसैन साहब की। उनके बारे में तो आज काफ़ी कुछ हम जानेंगे। नाम का बहुत पता है लेकिन एग्ज़ैक्ट हम उनके काम के बारे में उस तरह से नहीं जानते। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ जानते हैं उनके बारे में, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलें, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। बॉलीवुड का वह महान गायक जिसने अपनी आवाज से न जाने कितने गीतों को अमर कर दिया। ये गायक मोहम्मद रफी के इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब इन्होंने रफी साहब के अंदाज में गाया तो एक गीत सुनकर खुद मोहम्मद रफी साहब ने हैरानी जताते हुए कहा, यह गीत मैंने कब गाया। बचपन से ही ये मोहम्मद रफी के बड़े दीवाने थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने खुद की पहचान बनाई। हालांकि धीरे धीरे इनके स्वभाव में घमंड भर गया और उसी घमंडी रवैये के कारण इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह गायक, जिसे कभी दूसरा मोहम्मद रफी कहा जाता था, धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब हो गए। अपनी शोहरत और स्टारडम में जीने वाले इस गायक ने अपनी आदतों के चलते ऐसा समय भी देखा जब उन्हें मजबूरी में रेस्टोरेंट्स में गाना पड़ा ताकि वे अपना पेट चला सकें। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। तो आइए जानते हैं कि यह गायक कहां से आए थे, बॉलीवुड में उनका सफर कैसा रहा और उनके जीवन के अंतिम दिन किस तरह बर्बादी में बीते। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। आज हम बात कर रहे हैं उस महान गायक की जिनका नाम है अनवर हुसैन, जिन्हें लोग अनवर के नाम से जानते हैं। तो अनवर साहब का जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता आशिक हुसैन एक अच्छे तबला और सितार वादक थे, साथ ही वे हारमोनियम भी बजाया करते थे। अनवर की मां का नाम रंजना था, जो हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री रह चुकी थी, यानी घर का पूरा माहौल फिल्म और संगीत से जुड़ा हुआ था। अनवर की बहन नफीसा बाद में बॉलीवुड में अभिनेत्री बनी और उन्हें लोग बाद में आशा सचदेव नाम से जाने। वहीं मशहूर अभिनेता अरशद वारसी उनके सौतेले भाई हैं। क्या इधर उधर घूमते रहते हो? दरअसल अनवर के पिता आशिक हुसैन ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से अनवर और आशा सचदेव हुए, जबकि दूसरी पत्नी से अरशद वारसी। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी। बचपन से ही अनवर संगीत के बीच पले बढ़े। उनके पिता घर पर अक्सर हारमोनियम बजाया करते थे। इसका असर यह हुआ कि अनवर के मन में भी एक गायक बनने की गहरी रुचि पैदा हो गई। वे गीत गुनगुनाने लगे और संगीत के प्रति उनका लगाव स्पष्ट नजर आने लगा। यह देखकर उनके पिता ने तय किया कि अनवर को किसी योग्य गुरु से संगीत सीखना चाहिए। उसके बाद गीत गाने की शुरुआत हुई। अनवर के पिता भी चाहते थे कि अनवर बड़े होकर बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बने। इसी वजह से उन्होंने अनवर को अब्दुल रहमान के पास संगीत की तालीम लेने भेज दिया। अब्दुल रहमान एक बहुत बड़े उस्ताद थे, जिन्होंने मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गजों को भी संगीत की शिक्षा दी थी। अनवर ने उनके साथ पूरे 10 साल तक रहकर शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखीं और उसमें निपुण हो गए। इस दौरान उनका उठना बैठना सब अब्दुल रहमान के साथ ही रहा। लगभग 10 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद जब अनवर की उम्र 19 से 20 साल हो चुकी थी, तो उनके मन में यह इच्छा और मजबूत हो गई कि अब उन्हें फिल्मों में गाना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही उनका सपना बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनने का था। इसलिए उन्होंने सीधे फिल्मों में प्रयास करने से पहले स्टेज शो करना शुरू किया। इन कार्यक्रमों के लिए उन्हें उस समय केवल 10 रुपए मेहनताना मिलता था। अनवर को जहां कहीं भी शादी, बिहार, बर्थडे पार्टी या किसी भी कार्यक्रम में गाने का मौका मिलता, वह वहां पहुंच जाते और उन्हें इसके बदले लगभग 10 रुपए मिल जाया करते थे। कोई परदेसी आया परदेस में। इसी तरह यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। साथ ही वह म्यूजिक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के भी चक्कर लगाया करते थे।
इसी दौरान उनकी धीरे धीरे पहचान बननी शुरू हुई और फिर अच्छी जान पहचान हो गई म्यूजिक डायरेक्टर कमल राजस्थानी से। उस समय कमल राजस्थानी भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। जब अनवर ने उनसे कहा कि वह भी फिल्मों में गाना चाहते हैं तो कमल राजस्थानी ने उन्हें आश्वासन दिया, ठीक है, जब भी मुझे आपकी आवाज के लायक कोई गीत मिलेगा मैं आपको जरूर मौका दूंगा। साथ ही कमल राजस्थानी ने अनवर को यह भी कहा कि फिल्मों में गाने से पहले उन्हें कुछ संगीत की बारीकियां और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने सुझाव दिया कि अनवर उनके पास आकर रियाज करें और सीखें कि गाने में भाव कैसे दिए जाते हैं, नए गीत गाते समय किस तरह से पेश किया जाता है और माइक पर खड़े होकर कितनी दूरी रखनी चाहिए। इसके बाद अनवर नियमित रूप से कमल राजस्थानी के पास जाने लगे और वहां से उन्होंने संगीत की इन बारीकियों को गहराई से सीखना शुरू किया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, जहां एक तरफ कमल राजस्थानी को फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला और वे मोहम्मद रफी तथा अन्य बड़े गायकों से गीत गवाने लगे, वहीं अनवर को सिर्फ रियाज के लिए बुलाया जाता था। उन्हें फिल्मों में गाने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था। एक दिन अनवर ने कमल राजस्थानी से कहा, साहब आप मुझे केवल रियाज ही करवाते हैं, अगर गाना गवाना होता है तो आप मोहम्मद रफी या किसी और गायक को चुन लेते हैं, मुझे अब तक फिल्मों में गाने का मौका ही नहीं मिला। पेशेंस नहीं। यह कहकर अनवर काफी मायूस हो गए। उनकी निराशा देखकर कमल राजस्थानी भी भावुक हो गए और बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी अगली फिल्म आ रही है जिसमें मैं संगीत दे रहा हूं, उसमें मैं तुम्हें पक्का गाना गवाऊंगा। आखिरकार वह समय भी आया जब अनवर को गाने का अवसर मिला। फिल्म थी मेरे गरीब नवाज। अनवर ने इस फिल्म के एक गीत के लिए लगभग 1 महीने तक खूब रियाज किया। अच्छा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग का समय आया तो कमल राजस्थानी ने वह गीत अनवर से न गवाकर मोहम्मद रफी से गवा लिया। यह देखकर अनवर बेहद दुखी और हताश हो गए। उन्हें लगा कि बहुत दिनों बाद जो गीत उन्हें मिला था वह भी उनसे छिन गया। उसके बाद कमल राजस्थानी ने अनवर से कहा, चलो तुम मायूस मत हो, तुम्हारे लिए एक और गीत है, वह तुम गा सकते हो। इसके बाद कमल राजस्थानी ने फिल्म मेरे गरीब नवाज का एक गीत अनवर से गवाया। ये गीत इतना अच्छा बना कि जब मोहम्मद रफी साहब ने उसे सुना तो हैरान होकर बोले, अरे मैंने यह गीत कब गाया, मुझे तो याद ही नहीं। असल में जब इस गीत की मिक्सिंग कमल राजस्थानी अपने स्टूडियो में करवा रहे थे तब वहां अनवर भी मौजूद थे। उसी समय किसी काम से मोहम्मद रफी साहब भी स्टूडियो आ गए। जब गीत बज रहा था तो उनकी कानों में पहुंचा। रफी साहब ने गीत सुनने के बाद अपने मैनेजर, जो उनके साले भी थे, से कहा, यह गीत मैंने कब रिकॉर्ड किया था, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। तभी उन्हें बताया गया कि यह गीत उनका नहीं है बल्कि एक नए गायक का है जिसका नाम अनवर है। यह सुनकर और अनवर की आवाज को पहचानकर मोहम्मद रफी साहब बहुत प्रसन्न हुए। वहीं स्टूडियो में मौजूद अनवर से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे गीत गाते हो, तुम्हारी आवाज मेरी आवाज से मिलती है। मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक रहे अनवर के लिए यह क्षण बहुत ही सौभाग्यपूर्ण था। रफी साहब के मुंह से ऐसी बात सुनना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो वहीं फिल्म मेरे गरीब नवाज का गीत गाने के बाद अनवर को लोकप्रियता तो मिली, लेकिन अधिकांश लोग यह मान बैठे कि वह गीत मोहम्मद रफी ने गाया है। हाँ। वजह थी उनकी आवाज की रफी साहब से अत्यधिक समानता। दर्शकों को यह अंतर समझ ही नहीं आया कि गीत अनवर ने गाया है या रफी साहब ने। यहां तक कि कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म के कैसेट पर गायक के तौर पर मोहम्मद रफी का नाम होना चाहिए, लेकिन वहां अनवर का नाम छपा था। लोगों को लगा कि यह कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। अनवर की आवाज रफी साहब जैसी होने के कारण उन्हें एक फायदा यह हुआ कि उनके गाने चल निकले, लेकिन नुकसान यह रहा कि लोग उन्हें गायक के रूप में पहचान नहीं पाए। यही वजह रही कि एक गीत के बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जब भी वे किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जाते और मेरे गरीब नवाज का वही गीत सुनाते तो अधिकतर संगीतकार यही कहते, ठीक है आपने रफी की आवाज में गाया है, लेकिन आपकी अपनी आवाज कौन सी है, आप अपनी मौलिक पहचान दिखाइए। अनवर जवाब देते, शैडो में चले गए, यही मेरी असली आवाज है और यह गीत मैंने ही गाया है। लेकिन बहुत से लोग मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि यह गीत सचमुच अनवर ने गाया है। फिर जिन लोगों ने यह जाना उन्होंने कहा कि जब असली मोहम्मद रफी साहब मौजूद ही हैं तो फिर हम लोग डुप्लीकेट से गीत क्यों गवाए। यही बात अनवर के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। अनवर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे फिल्मों में गा पाएंगे या नहीं, या उन्हें फिल्मों में मौका मिलेगा या नहीं। इसी दौरान उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न किसी से मदद ली जाए। इसके बाद वह महान अभिनेता
और कॉमेडियन महमूद साहब के पास गए। महमूद साहब। जब महमूद साहब ने अनवर की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, आप बिल्कुल मोहम्मद रफी भाई जैसे गाते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी फिल्मों में आपके लिए कोई गाना नहीं है। हाँ, मैं अगली फिल्म जनता हवलदार बना रहा हूं, उसमें आपको गाने का मौका जरूर दूंगा। इसके बाद अनवर को लगभग 4 से 5 साल तक महमूद साहब के बुलावे का इंतजार करना पड़ा। फिर जब फिल्म जनता हवलदार बननी शुरू हुई तो अनवर को उसमें गाने का मौका मिला। उन्होंने वहां बेहतरीन और जबरदस्त गीत गाए जिन्हें लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। इसके बाद अनवर का नाम बॉलीवुड से लेकर संगीत प्रेमियों के बीच खूब मशहूर हो गया। जनता हवलदार, जो साल 1979 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म के बाद अनवर एक बड़ा नाम बन चुके थे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाने का मौका मिला। अगर उनके श्रेष्ठ गीतों वाली फिल्मों का जिक्र करें तो उनमें सुहाग, हीर रांझा, हम हैं लाजवाब, अर्पण, नसीब, तहलका, साथी, प्रेम रोग, हम और सोनी महिवाल जैसी फिल्में शामिल हैं। रब तुम्हें माफ करे, इन फिल्मों के गीतों से उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि उनका नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ था और वे मोहम्मद रफी साहब के नक्शे कदम पर भी चल रहे थे, लेकिन वे रफी साहब जैसा सरल और विनम्र व्यवहार नहीं अपना पाए। इसी कारण उनका करियर धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। असल में यह वह दौर था जब मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हो चुका था। अनवर को ही उस समय रफी साहब की कमी पूरी करने के लिए सक्षम गायक माना जाता था। उनकी आवाज में रफी साहब की झलक पाकर उनके चाहने वालों को नए गीत सुनने को मिल रहे थे। मगर इसी समय अनवर को यह भ्रम हो गया कि अब उनके जैसा कोई नहीं है। वे खुद को सबसे आगे मानने लगे। वे अक्सर अपनी ही शर्तें रखते थे, चाहे सामने फिल्म का निर्माता हो या निर्देशक। अपनी मन की बातें करते और फिल्मों में काम करने के लिए अपनी तय रकम और शर्तों पर ही अड़े रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अब वह एक बड़े स्टार और गायक बन चुके हैं। मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे और जितने भी गाने पहले रफी साहब को मिलने वाले थे वे अब अनवर साहब को मिलने लगे। इसी दौरान अनवर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मानो उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई, जो पहले भी अनवर से फिल्म सुहाग और नसीब के लिए गीत गवा चुके थे, अपनी फिल्म मर्द के सभी गीत अनवर से ही गवाने वाले थे। इसके लिए अनवर को बुलाया गया। फिल्म सुहाग और नसीब में एक गाने के लिए अनवर की फीस 5,000 रुपये तय थी और मर्द के गीतों के लिए भी उन्हें वही फीस मिलनी थी। लेकिन इस बार अनवर ने अपनी मांग बढ़ा दी और कहा कि उन्हें अब एक गाने के लिए 6,000 रुपये चाहिए। जब यह बात मनमोहन देसाई के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें खटका कि जो अनवर पहले 5,000 रुपये में गाना गाते थे वही अब 1,000 रुपये ज्यादा मांग रहे हैं। यह सुनकर मनमोहन देसाई काफी दुखी और नाराज हो गए। कई दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन अनवर अपनी मांग पर अड़े रहे। वे चाहते थे कि मर्द में उन्हें हर गाने का 6,000 रुपये ही दिया जाए। इसके बाद मनमोहन देसाई ने शब्बीर कुमार से अपनी फिल्म में गीत गवाए, क्योंकि वे मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े भक्त थे और शब्बीर कुमार भी कहीं न कहीं रफी साहब के प्रशंसक होने के साथ साथ उनकी शैली में गाया करते थे। इन्हीं दिनों एक और फनकार जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनका नाम था मोहम्मद अजीज। मोहम्मद अजीज की जान पहचान अनु मलिक से हुई और अनु मलिक ने उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई से करवाई। इसके बाद मनमोहन देसाई ने मोहम्मद अजीज को भी फिल्म मर्द के लिए चुन लिया। इस तरह शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज दोनों ने मिलकर फिल्म मर्द के गीत गाए और अनवर को फिल्म से बाहर कर दिया गया। कुछ इसी तरह की गलती अनवर ने आगे भी कर दी। ये गलती उन्होंने महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की। दरअसल फिल्म प्रेम रोग के सभी गाने अनवर को गाने थे, लेकिन यहाँ भी अनवर ने वही गलती दोहराई जो उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ की थी। उन्होंने राज कपूर से गीतों के लिए अधिक मेहनताना रकम की मांग कर दी। एक्स्ट्रा चार्ज जब यह बात ऋषि कपूर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने पिता राज कपूर से कहा कि अनवर से गाने मत गवाइए, बल्कि अन्य गायकों से गवाइए, क्योंकि अनवर की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उस समय अनवर साहब अपने स्टारडम के जीवन में जी रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आता था कि सामने वाला जो उन्हें काम दे रहा है वह कितना बड़ा हस्ती है।
अगर वे उनके कहे अनुसार काम करते तो आगे भी रास्ते खुले रहते और काम मिलने की संभावना बनी रहती। लेकिन इन सब बातों से अनजान अनवर साहब अपनी जीत और लोकप्रियता पर इतराते रहे और राज कपूर से ज्यादा पैसे मांगने पर अड़े रहे। इसके बाद राज कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम रोग से अनवर को एक गीत छोड़कर बाकी सभी गीतों से हटा दिया और वे गीत सुरेश वाडकर से गवाए। अगर देखा जाए तो प्रेम रोग के सभी गाने काफी सुपरहिट और मशहूर हुए, जिन्हें आज भी सुना जाता है। यानी कि इस फिल्म के सभी गीत अनवर को मिलने वाले थे, लेकिन उनकी ज्यादा फीस की मांग के कारण केवल एक ही गीत उन्हें मिला। बाकी सभी गीत सुरेश वाडकर ने गाए और उन्हीं गीत से उन्हें और भी प्रसिद्धि मिल गई। ये प्यार था या कुछ और था। इन्हीं कारणों से धीरे धीरे बॉलीवुड में अनवर साहब से दूरी बनाई जाने लगी। उनके अधिक फीस और डिमांड करने की वजह से कई म्यूजिक डायरेक्टर उनसे अलग हो गए। इसके अलावा उनके जीवन में और भी कई कारण रहे, जिनके चलते संगीतकार उन्हें नजरअंदाज करने लगे। जब अनवर अपनी कामयाबी के शिखर पर थे तो उन्हें देश विदेश में स्टेज शो के बहुत से ऑफर मिलने लगे। वह महीनों तक विदेशों में शो करने में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण जब भी गीत रिकॉर्डिंग की जरूरत होती तब वे मौजूद नहीं रहते। ऐसे में संगीतकारों ने उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि समय पर उपलब्ध न होने पर कोई भी लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। और भी कलाकार थे जो अच्छे गायक थे, इसीलिए म्यूजिक डायरेक्टर ने अनवर से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। इस बीच गानों का स्वरूप भी बदल चुका था। नए गायक जैसे उदित नारायण और कुमार सानू का दबदबा बढ़ गया और ज्यादातर गाने इन्हीं को मिलने लगे। संगीत की शैली में आए इस बदलाव का असर उन गायकों पर पड़ा जिन्हें 80 के दशक में काफी काम मिला था। उनमें अनवर, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अमित कुमार और नितिन मुकेश जैसे गायक शामिल थे, जिन्हें धीरे धीरे कम गीत मिलने लगे। जब फिल्मों में गीत मिलना कम हो गया तो इसके बाद अनवर साहब भारत छोड़कर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने एक संगीत विद्यालय खोला और बच्चों को संगीत सिखाने लगे। वहीं पर वे स्टेज शो भी किया करते थे, लेकिन लंबे समय तक वहां रहने के बाद उनका मन अमेरिका से उठ गया और वे वापस भारत लौट आए। भारत आने के बाद जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने घर पर 15 लाख रुपए का लोन लेकर एक पर्सनल एल्बम बनाया, जिसका नाम था तोहफा। दुर्भाग्यवश यह एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इसके बाद अनवर साहब अपने घर का लोन नहीं चुका पाए और घर भी हाथ से चला गया। मजबूरन उन्हें मुंबई के मीरा रोड पर किराए के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें बार और रेस्टोरेंट्स में गाना गाना पड़ा। बीच बीच में उन्हें स्टेज शो भी मिल जाया करते थे, लेकिन हर समय शो मिलना संभव नहीं होता था। घर के खर्च पूरे करने के लिए उन्हें क्लब, बार और रेस्टोरेंट में गाना उनकी मजबूरी बन गई। अनवर साहब के 2 बेटे हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वे क्या करते हैं। तो क्या आपको अनवर साहब के गीत सुनना पसंद है? उनकी कौन सी गीत आपको सबसे अच्छी लगती है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अच्छा, वीडियो में वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको अनवर साहब की आवाज़ कैसी लगती है और क्या आपको लग रहा है कि भाई उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलती थी? मिलती थी नहीं, बिल्कुल डिट्टो एक जैसी आवाज़ थी। मतलब आप ये देखो कि मुझे ये एग्जैक्टली वैसे ही लगा कि जैसे हमने लता जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ को सुना था, कि इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस थी उनकी कि भाई लोग समझते थे कि सुमन जी की जगह पे लता जी गा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी तरह से ही है, क्योंकि अनवर जी की आवाज़ इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी ज्यादा रफ़ी साहब से मिलती है कि भाई हमने बहुत सी मूवीज वाकई ये समझ के देखी हुई है कि ये आवाज़ जो म्यूजिक हम सुन रहे हैं ये रफ़ी साहब का है। लेकिन खैर वो आज हमें यहाँ पे पता चला कि वो अनवर की आवाज़ थी। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ जो मतलब हर कहानी आपको एक लेसन देती है ना, एक मोरल लेसन होता है। सो हमारे सीखने के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। मतलब आप रफ़ी साहब को इतना पसंद करते थे, उनको अपना उस्ताद मानते थे कि आपने ना सिर्फ उन जैसा गाना सीखा बल्कि उन्हीं के उस्ताद से गाना सीखा। सो आप ये देखो कि क्या फ़र्क रह गया। दोनों ने जब क्लासेस ही सेम ली हैं तो आवाज़ में डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं ना उस चीज़ के आया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भाई अपने टाइम के लेजेंड्स वो आपको खुद सुन रहे हैं और आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भाई बेटा आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आप बिल्कुल मेरे जैसा गाते हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर इंसान की ज़िंदगी में डाउनफॉल भी आता है और वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि भाई रफ़ी साहब के जाने के बाद जब आपके पास गोल्डन टाइम था, आप अपनी मार्केट बना सकते थे, आपने म्यूज़िक तो उन जैसा सीख लिया लेकिन शख्सियत आप रफ़ी साहब जैसी नहीं बने। क्योंकि ज़ैद हमने हमेशा ये बात सुनी है कि रफ़ी साहब बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे और सबके साथ हंसते मुस्कुराते खुशी से उन्होंने वक्त गुजारा है। ये सीख नहीं ले सके अनवर साहब यहाँ पे, सो सॉरी टू से, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं सीखी और उनके जाने के बाद बस उनको लगा कि भाई अब तो मार्केट मेरी है। जो वो प्राइम था ये इसको एंजॉय कर सकते थे लेकिन ये नहीं कर
पाए ना, बेसिकली वो उन्होंने कैश करना चाहा उसको कि भाई बिल्कुल। मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, लोग मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत हालांकि देंगे। मेहनत की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लोग तो ऑलरेडी इनको सक्सेसर मानते मानते थे थे ना, हाँ, लेकिन बहरहाल जी, ना वो पुराने डायरेक्टर्स रहे, ना मोहम्मद रफ़ी साहब रहे, और ना ही अनवर साहब यहाँ पे रहे। सो वो चीज़ें तो चलेगी, लेकिन पीछे जो रह जाती हैं वो कहानियाँ होती हैं, और उनमें होते हैं थोड़े से लेसन्स जो हमारे लिए होते हैं। और हमारे बड़े कहते थे कि भाई झुकती टहनी कोई फल लगता है, सो झुक जाना चाहिए इंसान को। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत मज़ा आया। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।